हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि बच्चा आप जानते हैं 23 मार्च को आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो पॉलिटिकल साइंस का है और मैंने आपसे वादा किया था बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके लिए बहुत जल्द आऊँगा। आज बेटा मैं दूसरी बुक के पहले 5 चैप्टर से 4 और 6 नंबर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। सब बच्चे जरूर देखें और हाँ, शाम को जितनी कोशिश रहेगी बेटा शाम को 7:30 या 8 बजे से हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर देंगे जिसमें सभी चैप्टर्स के यानी कि जो 5 चैप्टर अभी करा रहा हूँ उन्हीं 5 चैप्टर के आपको मैं एमसीक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और बेटा बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दूसरी बुक का पहला चैप्टर है बेटा है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, अब जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बेटा उसमें सबसे पहले जो 4 नंबर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला लिखा मैंने भारत के विभाजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत के विभाजन की प्रक्रिया में आपको बताना होगा कि बेटा भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। दुनिया में पहला ऐसा विभाजन था जो धर्म के आधार पर हुआ था, 2 धर्मों के हिंदू और मुसलमान। और इसका जो आधार बना था वो बना था बेटा द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन सा? द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि 2 नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? भारत एक नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है। वो कौन सी कौमें हैं? 2, हिंदू और मुसलमान। उसी के आधार पे बेटा भारत का बंटवारा हुआ था, याद रहेगा सबको। और उसके बाद बताओगे बेटा कि जिस दिन बंटवारा हुआ था उस दिन तक तय नहीं था कि आखिरकार कौन सा एरिया पाकिस्तान में आएगा, कौन सा एरिया हिंदुस्तान में आएगा। ठीक है, और उसी के साथ बच्चा एक कुछ चीजें और याद रखोगे जैसे कि क्या कि भारत का बंटवारा होते टाइम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, उस जैसा हर कोई इंसान नहीं था। कहने वाला क्या, कई सारे ऐसे मुस्लिम से जैसे कि सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत में बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही उनका ये भी मानना था बेटा कि जो भारत का बंटवारा हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी कई सारे और भी चैलेंजेस दिखाई दे रहे थे जैसे कि जहाँ पे हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ पे मुसलमान जाना पसंद नहीं कर रहे थे और जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पे हिंदू और सिख जाना पसंद नहीं कर रहे थे। और बेटा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था जब बंटवारा हुआ तो कोई एक ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या ज़्यादा हो, बल्कि 2 मिली, एक वेस्ट में तो एक ईस्ट में। इसीलिए डिसाइड किया गया पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 2 बनेंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर है? उसके बाद बेटा अगला इंपॉर्टेंट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है भारत के विभाजन के परिणाम। परिणाम का मतलब क्या है? आखिरकार क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए इंडिया के बंटवारे के। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस कई सारे लिख सकते हो बेटा, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, काफी सारी लड़कियों के साथ गलत हुआ, अपहरण किया गया, धर्म परिवर्तन पे मजबूर किया गया, ठीक है, सांप्रदायिक दंगे हुए और काफी सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। कई सारे XYZ आप लिख सकते हो। ठीक है, NCERT में आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई डाउट आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। क्लियर? और लाइव जब आऊंगा तब भी पूछ सकते हो बच्चा। उसके बाद बेटा इसी के 6 नंबर के क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां। सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा बेटा राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां। तो कौन कौन सी थी बेटा राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां? तो याद करोगे, पहली तो थी बेटा एकता के सूत्र में बांधना। आपको पता है भारत में डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, विविधताएं बहुत ज्यादा है, कई सारी भाषा धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चुनौती था हमारे लिए कि देश को एक करना। फिर अगला था बेटा लोकतंत्र कायम करना और उससे अगला था समता मूलक विकास करना, यानी कि सबका एक जैसा विकास करना। क्लियर हो गई बात? अभी इसे डिफाइन करना होगा। ठीक है, 6 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99% चांस है पेपर में आएगा। क्लियर है? उसके बाद है बेटा अगला सेकंड क्वेश्चन, देशी रियासतों पर सरकार के नजरिए का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के विलय में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, अहम भूमिका आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। और कैसे उन्होंने हैदराबाद के विलय का एग्जाम्पल देना है आपको। किसका? हैदराबाद के विलय का। क्लियर है? फिर हैदराबाद का पता है ना, सबसे जो पावरफुल राजा था, जो रिचेस्ट राजा था वो निजाम था। ठीक है, उसी ने मना कर दिया था कि वो भारत में नहीं मिलना चाहता। ठीक है, जब उसने मना कर दिया वो भारत में नहीं मिलना चाहता तो किस तरीके से कूटनीति अपनाई गई थी। ठीक है, हैदराबादी कांग्रेस ने नेतृत्व किया था वहां की जनता के आंदोलन का। फिर उसने अपने निजाम ने क्या भेज दिया? अर्धसैनिक बल यानी कि रजाकार भेज दिए। फिर भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए उसे अपने में मिला लिया और निजाम को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। जो SRC बना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया राज्यों का पुनर्गठन
प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो, स्पष्ट कीजिए। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन घुमाया गया है, बस आपको पूरे एसआरसी के बारे में बताना है कि किस तरीके से भारत का पूरे तरीके से पुनर्गठन हुआ था भाषाई आधार पे। क्लियर है? उसके बाद है बेटा दूसरे चैप्टर के 4 नंबर के, इसमें से 6 नंबर के नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें से 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो पहला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसमें 4 नंबर का कि पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस की जीत के कारण, ठीक है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है, तो कई सारे लिख सकते हो बेटा, जैसे कि उसमें करिश्माई नेता थे, जैसे कि पीटी नेहरू, ऐसे नेताओं को देखते ही लोग मैजिकल थे, ये बिल्कुल लोग इन्हें देखते थे ना, भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, लोग काफी सारे दिखाई देने लगते थे आसपास। क्लियर है? फिर उसके बाद बता सकते हो सबसे पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी, ठीक है, और उसके साथ आप बता सकते हो जो भारत की सबसे सर्वाधिक मत के आधार पर जीत प्रणाली है उसने भी मदद की, ठीक है, ऐसे कई सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है भारत में मतदान के बदलते तरीके, देखो शुरुआत कैसे हुई, मतदान पेटी से, है ना, एक खाली कागज डाला जाता था, फिर उसे बदला गया और कैसे ईवीएम तक का प्रोसीजर आया वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर अगला है बेटा भारत में कांग्रेस के एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों में एक दल के प्रभुत्व से भिन्न था, किस कैसे? तो बिल्कुल सही बात है, देखो भारत में जो कांग्रेस का एक दल प्रभुत्व था वो अन्य देशों से बिल्कुल भिन्न था। इसके कई सारे रीजन आप बता सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं और सिंपल रीजन में आपके सामने बताऊं तो आप एक चीज जानते होंगे कि जो अन्य देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व था वो कोई बेसिकली अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक आधार पर नहीं था, बल्कि कैसे था, जबरन कायम हुई थी एक पार्टी। जैसे कि अगर हम आज बात करें चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, क्या वो इलेक्शन कराते हैं? नहीं कराते, जबरन बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन भारत में क्या ऐसा था? नहीं, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि भारत में क्या होते थे बेटा, टाइम टू टाइम इलेक्शन होते थे, हर 5 ईयर के इंटरवल पे इलेक्शन कराए गए और जनता के चुनाव द्वारा, यानी कि जनता की चॉइस द्वारा कांग्रेस हमेशा चुनावों में जीती, ना कि अन्य देशों की तरह। क्लियर है? फिर उसके बाद है बेटा कि कांग्रेस किस प्रकार एक विचारात्मक गठबंधन के रूप में उभर कर सामने आई, स्पष्ट कीजिए। विचारात्मक गठबंधन, इसे कभी कभी घुमा के आपको इंद्रधनुष की तरह दे देगा, ठीक है, और कभी कभी एक छाते की भांति दे देगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा ग्रुप था कांग्रेस जिसमें सभी लोग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, या मैं बात करूं सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। अगर हम बात करें तो कांग्रेस में गांव के बाशिंदे भी थे और शहरों के नुमाइंदे भी थे, ठीक है। अगर बात करें तो फैक्ट्रियों के मजदूर भी थे और फैक्ट्रियों के मालिक भी थे। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें कोई एक वर्ग नहीं बल्कि सभी वर्गों के लोग शामिल थे। क्लियर है? अगला है बेटा लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष की भूमिका का वर्णन। कैसे विपक्ष एक अच्छी भूमिका निभाता है? जैसे अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि बेटा ये दूसरे देशों को क्या है, डिक्टेटर होने नहीं देता है। क्लियर है? दूसरी पार्टियों को डिक्टेटर होने नहीं देता। जैसे मान लो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अब कांग्रेस चाहे कितनी भी कैसी भी पार्टी हो, लेकिन फिर भी वो हमारे देश के लोकतंत्र यानी कि हमारे देश की डेमोक्रेसी को बचाए हुए है, क्योंकि हमारी जो बीजेपी है उसे डिक्टेटर होने से रोकती है कांग्रेस। क्लियर? तो विपक्ष एक अहम रोल निभाता है किसी भी देश में। क्लियर है? अगला है बेटा कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी है। आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज में मिल जाएगा, आंसर चेक करना। अगर ना मिले बच्चा तो मैंने आपको बोला कमेंट सेक्शन में पूछना, उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा मैंने, ये रे एक क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में अंतर, उनका आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और दूसरा है समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते और इग्नोर करते हैं, और बेटा ये क्वेश्चन आपकी वाट लगा देते हैं, 4 नंबर गायब हो जाते हैं, जिससे आपका जो 100 में से 100 का सपना है वो भी खत्म हो जाता है। क्लियर है? उसके बाद आ जाए बेटा तो अगला आ जाता है भारत की विदेश नीति। इसमें 6 और 4 नंबर दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि 6 नंबर का आ रहा है तो हो सकता है 4 का दे दें, हो सकता है 6 का दे दें। तो पहला क्वेश्चन है बेटा भारत और चीन के संबंधों की व्याख्या। अच्छे और बुरे आपको दोनों बताने होंगे, ठीक है। शुरुआती दौर से स्टार्ट करना और अब तक के सारे बताना, अच्छे और बुरे। क्लियर है? फिर अगला है बेटा भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है या कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। विशेषताएं नहीं लिखता, क्या पूछता है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको पहले से ही उसे रीड आउट कर लेना है। क्लियर है बात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेटा
विदेश नीति का निर्धारण, बहुत वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन घुमा हुआ है, ठीक है, और लास्ट ईयर के पेपर में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है कि विदेश नीति का निर्धारण घरेलू जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दोहरे दबाव में होता है। 1960 के दशक में भारत द्वारा अपनाई गई विदेश नीति से एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, घरेलू जरूरतें और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां दोनों का मिश्रण होता है। जैसे घरेलू जरूरतों का मतलब क्या होता है बेटा, जो हमारे देश की इंटरनल जरूरतें हैं उसके हिसाब से हमें संबंध तय करने होंगे ना, और उसके साथ साथ विदेशी दबाव का मतलब होता है बेटा, जैसे कि अब मान लो विदेशी स्थिति को हमें मद्देनजर रखना होगा। जैसे सबसे पहले जब हमारे संबंधों की शुरुआत हुई थी तो हमने ज़्यादातर संबंध किसकी साइड झुकाव रहता था, सोवियत संघ की साइड। आज भी हमारा सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छा है, लेकिन फिर भी 1991 के बाद कुछ रिलेशन हमारे सोवियत संघ से हटकर किसकी साइड गए हैं, अमेरिका की साइड भी गए हैं। तो क्या ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही तो है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ही तो हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमें तय करना होगा ना कि कौन सा देश हमारी मदद किस लेवल पे कर सकता है। क्लियर हो गई बात? इसे एक्सप्लेन करना ना आए तो तुम्हारा भाई बैठा है, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता दे रहा हूँ 7982038393। बिल्कुल इस नंबर पे बेटा बेझिझक होकर आप मैसेज डाल देना, सर मेरे को इसका आंसर बता दो। आपको विदिन 2 आवर मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, क्या अब इधर से ये 6 नंबर के कुछ बताए थे, अब मैं आपको बता रहा हूँ कितने, 4 नंबर के। ठीक है, कितने नंबर के, 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा नीचे और नीचे ये रे। देखो, भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से रटना। और दूसरे, किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार तय की जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर की बिल्कुल सही बात है, किसी भी देश की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार तय होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ी देर पहले भी दे चुका हूँ। अगला बेटा, यदि आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप कौन सी 2 विदेश नीतियों को निरंतर चलने देंगे और कौन सी 2 नीतियों को बदलना चाहेंगे? इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लेते हैं। ठीक है, अब भैया कई बच्चे क्या करते हैं ना, सीधा लिखाते हैं हम पाकिस्तान उड़ा देंगे। ठीक है, कोई गलत नहीं है आपका आंसर, पाकिस्तान उड़ाना तो मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं तो चाहता ही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखो हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो इतनी भी धमकियाँ नहीं देनी। क्लियर है? तो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है कि हम पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपनी विदेश नीति में सोवियत संघ की साइड झुकाव लेके जाना चाहेंगे या अमेरिका से संबंध बनाना चाहेंगे, है ना? ऐसे कोई भी आपको अपनी साइड से लिखने हैं। क्लियर है? अगला चौथा क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब क्या होता है, किसके हाथ में सरकार है। जैसे देखो, आप एक चीज समझेंगे बेटा, जब तक हमारे देश में कांग्रेस सरकार थी तब तक हमारा ज़्यादातर झुकाव रहा समाजवादी साइड, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो नेतृत्व बदला और नेतृत्व बदलते ही हमारा झुकाव भी पूंजीवाद की ओर होना शुरू हो गया। तो तय करते हैं ना कि किसकी सरकार चल रही है, किसकी गवर्नमेंट चल रही है। क्लियर है बात? उसके आधार पे भी आपको समझना होगा। इसके आंसर को आप लास्ट पेज पे देख सकते हैं, जो बॉक्स बना हुआ है नीचे। ठीक है, और ना समझ आए तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया बच्चा, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा यार इसमें लाइट ब्लिंक कर रही है तो थोड़ा समझ रहे हो ना बात, गरीबी में बात कर रहे हैं, है ना? तो देख लेना यार, थोड़ा वीडियो को लाइटिंग को इग्नोर करना बस, है ना? और बाकी देखो तुम्हारे लिए इंतजाम करने में लगे हुए हैं धीरे धीरे यार, अभी सेकंड हैंड लाए हैं, धीरे धीरे करके न्यू सेटअप भी कर देंगे अगर आपका आशीर्वाद रहा और आपका साथ रहा तो। क्लियर है? तो देखो बेटा, चैप्टर 5 में से भी 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो 4 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। और मैंने आपको 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन लाइव क्लास में बोले हैं। अगर लाइव पॉसिबल हो गया तो बिल्कुल लाइव मिलेगी, अगर कुछ लाइव में प्रॉब्लम हुई तो आपके लिए रिकॉर्ड करके हम जरूर अपलोड कर देंगे, लेकिन मिलेगी आज ही। क्लियर है बात? उसके बाद बच्चा देखो 4 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाए हम। तो सबसे पहले 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के कारण। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी बात है बेटा, कांग्रेस की जीत के कई सारे कारण थे, जैसे कि क्या क्या कि बेसिकली अगर हम बात करें तो 71 का युद्ध जीत गए थे, जिसने इंदिरा की मतलब जीत के लिए इंदिरा की जो पसंदगी थी उसमें 4 चांद लगा दिए। उसके बाद हम देख सकते हैं बेटा, इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और प्रीवी पर्स को भी खत्म किया था। क्लियर है? और 1969 के राष्ट्रपति चुनाव पर टिप्पणी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था तब भी आया था।
ठीक है। जब 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, ठीक है, उसी से संबंध करके आपको बताना है पूरा कि कैसे कांग्रेस की साइड से दूसरे चुनाव लड़े हैं ना, और किस तरीके से उधर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए। क्लियर है बच्चा। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, कांग्रेस का रूप पुनः स्थापना के बाद पूर्ण रूप से बदल गया। पुनः स्थापना का मतलब क्या होता है? जब उसने अपने आप को दोबारा से स्थापित किया। जी बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस का रूप पूरे तरीके से बदल गया, क्योंकि जो पुरानी कांग्रेस थी उसमें सभी ग्रुप और सभी भाषा और सभी धर्मों के लोग शामिल थे। लेकिन अब जो नई कांग्रेस बनी और जो पुरानी कांग्रेस थी ना, उसका बेसिकली जो बुनियादी ढांचा था वो बहुत मजबूत था, लेकिन जो ये नई कांग्रेस बनी इसका बुनियादी ढांचा उस लेवल पे नहीं था जैसा पहली कांग्रेस का था। क्लियर हो गई बात। और उसके साथ अब जो पार्टी थी वो बेसिकली कुछ ही समूहों पर कायम रह गई, जबकि जो पुरानी पार्टी थी उसमें हर एक वर्ग के लोग शामिल थे। क्लियर है बात। अब महिलाओं पर या जो दलित वर्ग है, या हम बात करें बेटा जो विशेष धर्म यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उन्हीं पर कांग्रेस निपट कर रह गई, जबकि पहले कांग्रेस का ऐसा रुतबा नहीं था। पहले कांग्रेस जन जन में प्रसिद्धि हासिल की हुई थी। क्लियर है बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हाँ अगली वीडियोस के लिए भी इंतजार करें, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत। और शाम की लाइव या रिकॉर्डेड क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहें।